नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में किस तरह के संबंध हैं। क्या इन दोनों के बीच कुछ दिनों पूर्व तक जारी शीत युद्ध क्या थम गया है। इस संबंध में हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन दोनों के मध्य शीत युद्ध का कारण क्या था और क्या अब वो थमता हुआ दिख रहा है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित भाषण में जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगी के नेतृत्व की सराहना की और उनके साल में कसीदे पढ़े तो एक बार ऐसा लगा कि संभवतः केंद्रीय हाईकमान के निर्देश पर शायद उत्तर प्रदेश के इन दोनों सिपह सालारों के बीच में खिंची तलवारें शायद म्यान में वापस चली गई। लेकिन जैसे ही आज 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय का जब आदेश आया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार से ये प्रदेश सरकार को ये निर्देश दिया गया कि वो 3 महीने के अंदर फिर से नया कटआउट जारी करें और उन लोगों को नई सूची जारी करें। अगर नई सूची के कारण अगर कुछ लोगों का नौकरी प्रभावित होने की संभावना हो तो उन्हें सत्र का विशेष लाभ दिया जाए। निश्चित तौर पर जैसे ही ये निर्णय आया तो विपक्षी दलों ने तो इस बात पर वार किया ही, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ हाई कोर्ट के निर्देशों की सराहना की बल्कि इस निर्णय को पिछड़ी जात और अनुसूचित जनजाति की जीत बताया। निश्चित तौर पर ये निर्णय कैसा भी हो, लेकिन चूंकि जो भी निर्णय सरकार लेती है वो एक सामूहिक निर्णय होता है। भले ही उसमें किसी की सहभागिता हो, राजीबाजी हो या न हो, लेकिन नियम यही है कि कोई भी निर्णय जब कैबिनेट में उस पर चर्चा हो जाती है या नहीं भी होती है तब भी वो निर्णय एक सामूहिक निर्णय माना जाता है। लेकिन जिस तरह हाई कोर्ट के निर्णय को ढाल बनाकर केशव प्रसाद मौर्य ने योगी पर निशाना साधा है, निश्चित तौर पर इसका दूरगामी असर होगा। 69,000 भर्तियों में क्या घोटाला हुआ है ये तो मैं इसलिए नहीं बता पाऊँगा कि मैं न्याय क्षेत्र या कानूनी नियुक्तों के जानकार नहीं हूँ, न ही मुझे इस बारे में विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन जो भी लोग प्रभावित हुए हैं मात्र वो इसलिए हुए कि अब की बार ओवरलैपिंग नहीं हो पाई। सरकार ने अब की बार
ओवरलैपिंग नहीं कराई। जो आरक्षित वर्ग के लोग अच्छी मेरिट के आधार पर जनरल सीटों में घुस जाते थे, अब की बार वो घुसपैठ रुकी है। इससे पूर्व जब इस मामले पर सिंगल बेंच का फैसला आया, उस समय उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि इसमें 1981 का पालन नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया, सरकार को ये छूट दी कि वो इनका समायोजन कराए, लेकिन उन्होंने इसको लेकर नई सूची आज बनाने का कोई भी आदेश नहीं दिया। लेकिन इस बार चूंकि कोर्ट ने नए सिरे से उनका कटआउट जारी करने और नई सूची बनाने का जो निर्देश दिया है, निश्चित तौर पर इसका दूरगामी निर्णय होगा और वो लोग भी इसमें खासे प्रभावित होंगे जो लोग लगभग 4 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवा दे रहे हैं। हो सकता है कि इसको लेकर उच्चतम न्यायालय में भी पिटीशन दायर हो। अगर प्रतिष्ठा का सवाल बना तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय जा सकती है। लेकिन चूंकि समय उपचुनाव है और आगामी चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ये कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में पिछड़े वर्गों और खासकर अनुसूचित जाति के मत न मिलने के कारण ही लोकसभा चुनाव में भाजपा की पराजय हुई है और वो उनकी सरकार बैसाखियों के सहारे बनी है। इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये होता दिखे कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जात जनजाति की विरोधी है। निश्चित तौर पर हो सकता है कि सरकार उच्चतम न्यायालय न जाए, लेकिन जो लोग 4 साल से 69,000 भर्ती में सूची में आने के बाद जो नौकरी कर रहे थे, निश्चित तौर पर वो या उनका कोई ग्रुप उच्चतम न्यायालय में जरूर जाएगा और हाई कोर्ट के इस निर्णय को चैलेंज करेगा। पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने टीटी परीक्षा में आरक्षण को ये मान लिया था कि अनुसूचित जात और पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है, लेकिन इस बेंच ने ये क्लियर किया कि वो भर्ती की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। पहले से भर्ती की प्रक्रिया में शामिल मान लिया कर मेरे हिसाब से, हालांकि मैंने आपको पहले ही से बताया कि मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अगर टीटी में आरक्षण न मिला होता और लोग टीटी का परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाते तो निश्चित तौर पर किस प्रकार वो शिक्षक भर्ती के काबिल बन पाते। तो एक प्रकार से ये आरक्षण के दायरे में आना चाहिए, लेकिन चूँकि मैं इसका जानकार नहीं हूँ, इसलिए इस पे इतने दम से मैं बात करने की स्थिति में नहीं। लोकतंत्र की यही मजबूरी है कि भले ही निर्णय चाहे गलत हो या सही हो, उसे वोटों की तराजू पर तौला ही जाता है और उसी वोट के आधार पर ही सरकारें बनती हैं, चुनाव जीते जाते हैं। तो निश्चित तौर पर भले ही
अनारक्षित वर्ग का नुकसान हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये होता हुआ नहीं दिखेगी कि वो अनुसूचित जात और पिछड़े वर्ग के खिलाफ है। मैंने केशव प्रसाद मौर्य की बात की, जो कि 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से समय से ही नाराज चल रहे हैं। उनका मानना ये था कि वो चूँकि प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनका स्वाभाविक दावा मुख्यमंत्री के सीट पर बनता है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए उस समय भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना रही थी। उस समय भी मुख्यमंत्री बनने का नंबर मनोज सिन्हा का आ रहा था। अगर योगी आदित्यनाथ इस मामले पर अड़े न होते तो आज मनोज सिन्हा ही प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। केशव प्रसाद मौर्य तभी से इस बात का बुरा मानते हैं, रही सही कसर लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी फूलपुर सीट पर हुई हार और उसके बाद सिराथू में फिर से जब वो विधानसभा का चुनाव हारे तो निश्चित तौर पर ये खाई और भी चौड़ी होती गई, जो कि हालांकि बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने हारने के बाद भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया 2022 में, लेकिन जो गांठ लग गई वो गांठ लग ही गई और ये संभवतः अभी तक इसकी भरपाई नहीं हो पाई है, क्योंकि इसके पहले भी केशव प्रसाद मौर्य योगी द्वारा बुलाई गई कैबिनेट की बैठकों में नहीं आते, अन्य समीक्षा बैठकों में शामिल नहीं होते। बाद में जब केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इस संबंध में उन्हें समझाया गया होगा, जैसी कि बातें मीडिया के माध्यम से पता लगती हैं, तब वो आने भी लगे थे और उनको उपचुनाव में भी फूलपुर सीटों का दायित्व भी उन्हें दिया गया था। लेकिन 14 अगस्त को जिस तरह उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की, उससे ऐसा लगा कि शायद केशव प्रसाद मौर्य और उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया, वैसे ही जिस तरह दबी हुई बात जुबान पर आ गई, वो ये बताने को काफ़ी है कि अभी भी योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के मध्य चल रहा शीत युद्ध थमा नहीं है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।